रिसेंटली ये वाला वीडियो तो आपने देखा ही होगा जिसमें हम सैकड़ों लोगों को खुदाई करते हुए और मिट्टी छानकर खजाना ढूंढने की कोशिश करते हुए देख सकते हैं। अब ये वीडियो आया है बुरहानपुर के असीरगढ़ गांव से। असीरगढ़ गांव फेमस है असीरगढ़ किले की वजह से। और ये जो लोग गांव में खजाना ढूंढ रहे थे आधी रात को, ये किसी एक गांव की कहानी नहीं है। इस काम में बुरहानपुर के आसपास के 4-5 गांव के लोग लगे हुए थे। 8 मार्च 2025 की रात में अचानक कुछ लोग हाथ में मशाल और टॉर्च लेकर आए और उन्होंने असीर गांव के पास जो खेत था उसमें खुदाई शुरू कर दी। इनमें से कुछ लोग तो मेटल डिटेक्टर लेकर आए थे। देखो, ये लोग जो कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल गलत है, लेकिन ये लोग जो कोशिश कर रहे हैं खजाना ढूंढने की या फिर सिक्के ढूंढने की कोशिश, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आज तक कई लोगों को इस एरिया में जमीन में गड़े हुए प्राचीन सिक्के मिल चुके हैं। और ये मेरा मानना नहीं है, खुद आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यह बात कही है कि इस एरिया में मुगलों के समय के सिक्के जमीन के अंदर मौजूद है। ये बात सत्य है और बुरहानपुर में कहीं न कहीं ये पैसे मिलते रहते हैं, सोने के सिक्के भी मिलते हैं और चांदी के मुगल कालीन पैसे भी मिलते हैं। ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ इस खजाना ढूंढने की खबर को आप तक पहुंचाना नहीं चाहता हूं। मैं आपको वो असली वजह बताऊंगा कि क्यों और कैसे छत्रपति संभाजी महाराज ने बुरहानपुर शहर को लूटा था, और इसके बावजूद कि वो सारा खजाना अपने साथ लेकर गए थे, आज के समय में भी यहाँ के लोग ज़मीन के अंदर सोने के सिक्के क्यों खोजते हैं। तो आपको थोड़े पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखना होगा, लेकिन मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि बुरहानपुर शहर पर हमले की जो कहानी फिल्म में दिखाई गई है वो असली कहानी के 10% भी नहीं है। एक्चुअली मराठों ने कितनी होशियारी से इस मुहिम को अंजाम दिया था, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनकी मुहिम सिर्फ कोई लूट या चोरी बनकर ना रह जाए। बुरहानपुर शहर पहले से ही बहुत रिच और समृद्ध ऐसा शहर था, और इसके लिए मुगल जिम्मेदार बिल्कुल नहीं थे। एक और गलतफहमी ये भी है कि मुगलों की वजह से ही बुरहानपुर शहर बहुत अमीर शहर बना था। ये बात बिल्कुल गलत है, और इसीलिए भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जो आधी अधूरी जानकारी हम तक पहुँचती है उससे हमें यही लगता है। और आपने भी जब सुना होगा कि मराठों ने बुरहानपुर जाकर मुगलों का खजाना लूटा, उनका अमीर शहर बर्बाद किया, तो आपको भी ऐसा लगा होगा कि बुरहानपुर मुगलों के समय में ही इतना अमीर बना होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। 753 से 982 ईस्वी तक इस शहर पर राष्ट्रकूट वंश का शासन था, और तब भी ये शहर बहुत ही रिच था। ये एक इंटरनेशनल बिजनेस हब था। यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट को राष्ट्रकूट शासकों के समय के कई सारे सिक्के और मूर्तियां भी मिल चुकी है, लेकिन उस समय का कोई भी ऐसा पुख्ता इतिहास कहीं पढ़ने को या फिर सुनने को नहीं मिलता, और इसीलिए भी इतिहास का ये जो किस्सा है ये कभी सामने नहीं आया। फिर उनके बाद ये शहर आया बहमनी सुल्तानों के कब्जे में, और उनके समय में फिर ये शहर और समृद्ध बना। उन्होंने उस समय इस शहर के प्रोटेक्शन के लिए 9 किलोमीटर लंबी दीवार भी बनाई थी। आप ये बात जानकर चौंक जाओगे कि मुगलों से पहले बुरहानपुर शहर को समृद्ध बनाने वाले बहमनी सुल्तान मुस्लिम नहीं थे, वो पहले हिंदू थे, बाद में उनका कन्वर्जन किया गया था। और इस बात का एक प्रूफ हमें बुरहानपुर के जामा मस्जिद में देखने को मिलता है। ये मस्जिद 1588 में राजा अली खान ने बनवाई थी, जहाँ की दीवारों पर संस्कृत भाषा में कुरान लिखा हुआ है। बाद में फिर 1601 में मुगल सम्राट अकबर ने इस शहर पर अपना कब्जा किया, और मुगलों ने फिर लंबे समय तक इस शहर पर शासन किया, और फिर धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर अपने लिए महल बनवाए, और ये शहर फिर मुगलों के लिए एक बहुत ही खास ऐसा शहर बनता गया। जहांगीर और शाहजहां यहाँ पर काफ़ी सालों तक रहे थे। बुरहानपुर शहर खास इसीलिए भी था क्योंकि ये दक्कन का प्रवेश द्वार था। दक्षिणी और उत्तर भारत को जोड़ने वाला ये एक मुख्य शहर था, और उस समय ऐसा मानते थे कि जिसके पास बुरहानपुर, वो पूरे दक्कन का राजा। बुरहानपुर शहर औरंगजेब का भी बहुत पसंदीदा शहर था, और इसके पीछे कई सारे रीजंस थे। औरंगजेब जब जवान था तब उसकी हीराबाई नाम की एक नर्तकी से मुलाकात यही इसी शहर में हुई थी, और फिर इसी शहर में बाद में उस हीराबाई की मौत भी हुई थी। बुरहानपुर ही वो शहर था जहां पर औरंगजेब की मां मुमताज महल की मृत्यु हुई थी, और यही उसका शव जड़ी बूटी लगाकर 6 महीनों के लिए रखा गया था, जब तक कि ताजमहल का काम पूरा नहीं हुआ था। और पहले ताजमहल इसी बुरहानपुर शहर में ही बनने वाला था, लेकिन फिर जितना बड़ा शाहजहां ने ताजमहल सोचा था उतना बड़ा महल वो यहाँ पर नहीं बनवा सकता था। फिर उन्होंने क्या किया कि आगरा शहर में
बहुत ही होशियारी से, ज़्यादा मेहनत किए बिना वहाँ पर ताजमहल खड़ा किया और फिर वो मुमताज के शव को यहाँ से लेकर आगरा चले गए। और अगर अब तक आप ये नहीं जानते होंगे कि ताजमहल पहले बुरहानपुर शहर में बनने वाला था, तो ये वाली वीडियो आप ज़रूर देखिए। इसमें मैंने बुरहानपुर की वो जगह भी दिखाई है जहाँ ताजमहल बनने वाला था और फिर क्यों नहीं बना ये भी बताया है। ये 3 साल पुराना व्लॉग है, लेकिन प्लीज़ इस वीडियो के बाद इसे ज़रूर देखिए। औरंगजेब ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी फेवरेट सिटी बुरहानपुर पर कोई हमला भी कर सकता है, क्योंकि इस शहर के सुरक्षा के इंतजाम बहुत ही सख्त थे। मतलब सोचिए कि जिस शहर की दुकानों में दुनिया के सबसे महंगे महंगे हीरे बेचे जाते हो, उस शहर की सिक्योरिटी कैसी होंगी। इस शहर में हमेशा 8 से 10 हजार सैनिक और तोपें सुरक्षा के लिए तैनात हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट था। बुरहानपुर पर जब मराठों ने हमला किया था, उस समय वहाँ का जो मुख्य किलेदार था बहादुर खान, वो अपने भतीजे की शादी के लिए औरंगाबाद गया हुआ था और वहाँ पर वो अपने साथ बुरहानपुर की आधी से भी ज़्यादा फौज लेकर गया था, बस वहाँ पर अपना रौब जमाने के लिए, अपना वजन दिखाने के लिए। और फिर उसने बुरहानपुर में काकर खान नाम के एक सूबेदार को रखा था जिससे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। अब उस समय में इस शहर का नाम औरंगाबाद ही था, तो हम इसे औरंगाबाद ही कहकर पुकारेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। और मैं आगे आपको इस औरंगाबाद के तबाह होने की, बर्बाद होने की कहानी भी बताऊंगा, तो वो औरंगाबाद के नाम से सुनने में ही ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि ये शहर भी औरंगज़ेब का सबसे प्यारा शहर था। उसने खुद के नाम पर इस शहर का नाम रखा था, लेकिन बहुत ही जल्द, मतलब बुरहानपुर के मुहिम के बाद ही मराठों ने इसे भी बर्बाद कर दिया था, जो कहानी फिल्म में नहीं दिखाई गई है। 16 जनवरी 1681 को छत्रपति संभाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था और अपने राज्याभिषेक के सिर्फ 14 दिनों के बाद ही, यानी 30 जनवरी 1681 को ही छत्रपति संभाजी महाराज ने बुरहानपुर शहर पर हमला किया। मतलब सोचिए कि राज्याभिषेक के सिर्फ 14 दिनों के बाद उन्होंने इतनी बड़ी मुहिम अपने हाथ में ली थी। और ऐसा करने का रीज़न भी था क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, बुरहानपुर का किलेदार जो था बहादुर खान, वो अपने भतीजे की शादी में बिजी था, इसीलिए मराठे ये मौका गंवाना नहीं चाहते थे। और छत्रपति संभाजी महाराज की जगह पर कोई और राजा होता तो वो अपने मुख्य सेनापति को भेजता इस मुहिम पर, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि इस मुहिम का जो रिजल्ट था वो बहुत बड़ा होने वाला था। इस लूट में मराठों को इतना खजाना मिलने वाला था जिससे वो अगले कुछ सालों तक अपना राज्य चला सकते थे। और वैसे भी छत्रपति संभाजी महाराज की हमेशा से खासियत ही ये रही है कि वो हर लड़ाई में सबसे आगे रहते थे। पहला वार भी वही करते थे और दुश्मन के पहले वार का जवाब भी सबसे पहले वही देते थे। लेकिन बुरहानपुर पर मराठों ने ऐसे ही हमला नहीं किया। ये हमला करने से बहुत दिन पहले से ही मराठों ने एक चाल चली। उन्होंने ये अफवाह उड़ा दी कि वो सूरत शहर को लूटने वाले हैं। और इससे पहले भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने 2 बार सूरत को लूटा था। इसीलिए जब ये खबर बहादुर खान तक पहुंची, औरंगाबाद में जब वो था तब, तो उसे विश्वास हो गया क्योंकि जिस शहर को पहले 2 बार लूटा जा चुका है, जिस पर पहले 2 बार हमला हो चुका है, उस पर तीसरी बार भी हमला हो सकता है। तो उसने क्या किया, बुरहानपुर में उसके जो बचे कुछ सैनिक थे उसमें से भी उसने 3000 सैनिक सूरत की तरफ भेज दिए। अब ऐसा करने के पीछे उसकी ऐसी सोच थी कि सूरत पर अगर मराठे हमला करते हैं और इसके सैनिकों ने अगर सूरत को बचा लिया तो औरंगजेब खुश होगा। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। मराठों ने अपना मोर्चा बुरहानपुर की ओर मोड़ा। तो बहादुर खान जो था वो आधे अपने सैनिक तो औरंगाबाद लेकर गया था, बाकी के 3000 उसने सूरत भेज दिए। तो बुरहानपुर में उस समय मुगलों की सेना बहुत कम थी और फिल्म में जैसा दिखाया गया है वाकई में वैसा हुआ भी था। मराठे बुरहानपुर के पास पहुंचने तक किसी को कानो कान खबर नहीं थी। और उस समय बुरहानपुर बहुत बड़ा शहर था और खासकर यहाँ का जो बहादुरपुरा था, वो इलाका इतना अमीर था कि वहाँ का हर एक इंसान और हर एक व्यापारी लखपति था। वहाँ के हर घर में सोने के सिक्के हुआ करते थे। तो मराठों ने 3 दिनों तक बहादुरपुरे के साथ ही इस शहर के बाकी के 17 हिस्सों पर भी हमला किया और पूरा शहर लूट लिया। अब इस मुहिम को लूट कहा जाता है, लेकिन इस मुहिम में मराठों ने जो भी खजाना लूटा था उसका इस्तेमाल उन्होंने अपनी अय्याशी के लिए नहीं किया और ना ही मुगलों के जैसे सिर्फ दिखावे के लिए कोई बड़ी वास्तु बनाई। उन्होंने इस खजाने का इस्तेमाल अपना शासन चलाने के लिए किया, जिस शासन में हर आदमी खुश था, फिर चाहे वो किसी भी जात का हो, अमीर हो या गरीब हो। उन्होंने इस खजाने का इस्तेमाल, इस पैसे का इस्तेमाल लोगों की सुरक्षा के लिए किया। लेकिन इतिहास में इस मुहिम को लूट कहा गया है, इसीलिए हम भी इस वीडियो में इसे लूट ही कह रहे हैं।
और इस लूट का, इस हमले का एक और रीज़न ये भी था कि मुगलों पर हमला करके मराठे उन्हें ये दिखाना चाहते थे कि मराठों का नया छत्रपति आ चुका है, क्योंकि औरंगजेब को ऐसा लग रहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद अब मराठा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। उसने ये सपना देखना शुरू भी कर दिया था। हिंदू लोगों पर अत्याचार करना उसने शुरू किया था, उन पर उसने जजिया कर लगाना शुरू किया। इसीलिए उस पर मेंटली अटैक करने के लिए और फिजिकली अटैक करने के लिए भी उसके पसंदीदा शहर बुरहानपुर को छोड़कर कोई दूसरी अच्छी जगह थी ही नहीं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस मुहिम में मराठों ने सिर्फ बुरहानपुर को ही नहीं लूटा, औरंगाबाद शहर को भी लूटा था। हुआ यूँ था कि औरंगाबाद की शादी में मज़े कर रहे बहादुर खान को जब बुरहानपुर के अटैक की खबर मिली तो वो उसके साथ जो सैनिक थे उनको लेकर वो तुरंत वहाँ से निकल गया बुरहानपुर की तरफ। लेकिन तब तक मराठे बुरहानपुर से निकल चुके थे और बहादुर खान ने एक और गलती ये कर दी थी कि उसने औरंगाबाद से निकलते समय अपने सैनिक तो साथ लिए ही थे, लेकिन औरंगाबाद के किले पर जो सैनिक मौजूद थे उनमें से भी आधे सैनिक वो अपने साथ लेकर गया ताकि वो बीच में ही मराठों का रास्ता रोक ले और उनसे वो जो खजाना है वो छुड़ा ले। अब उस समय में बुरहानपुर से रायगढ़ पहुंचने का जो सबसे आसान रास्ता था वो आज के समय के धुले और अमलनेर से होकर गुजरता था। और इस रास्ते में ना बीच से तापी नदी गुजरती थी और उस नदी को पार करने का सबसे आसान रास्ता ये था जहाँ पर आज के समय में नीम गौहान नाम का गांव बसा है। और बहादुर खान के खबरियों ने भी उसे खबर दी थी कि मराठे इसी रास्ते से आ रहे हैं। अब कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं इन जगहों को आज के नामों से ही पुकारूंगा, क्योंकि उस समय पर यहाँ पे कौन से गाँव थे या फिर गाँव थे या नहीं थे ये हमें पता नहीं है। तो बहादुर खान सारे सैनिकों के साथ नीम गव्हान गांव की ओर निकल गया, लेकिन वो ये बात भूल गया था कि मराठे उससे भी एक कदम आगे है। भले ही उनके साथ बहुत ज़्यादा खजाना हो, बहुत ज़्यादा थक चुके हो, लेकिन फिर भी वो ऐन वक्त पर अपना रास्ता बदल सकते हैं। और मराठों ने ऐसा ही किया, बल्कि यहाँ पर मराठों ने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला। बहादुर खान नदी के पास मौजूद इस नीम गव्हान गांव के पास पहुंच गया था और अपने सैनिकों के साथ मराठों का इंतजार कर रहा था, क्योंकि अगर बुरहानपुर से आपको रायगढ़ पहुंचना है तो आपको ये जो तापी नदी है बीच की, ये पार करनी ही होती थी और इसे पार करने का यही सबसे आसान हिस्सा था। तो इस हिसाब से भी मराठे इसी रास्ते से आने चाहिए थे। लेकिन फिर मराठों का इंतजार करते करते शाम हो गई, लेकिन उस रास्ते से कोई नहीं आया। और फिर उसके दो खबरियों ने उसे ऐसी खबरें दी कि उसका कन्फ्यूजन और बढ़ गया। एक ने कहा कि मराठे औरंगाबाद की तरफ निकल गए हैं, तो दूसरे खबरी ने कहा कि नहीं, छत्रपति संभाजी महाराज तो सूरत पहुंचकर उसे लूट कर उन्होंने उस शहर को जला भी दिया है, मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। अब ये सुनकर तो वो कन्फ्यूज हुआ ही था। वो सोच ही रहा था कि आगे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, औरंगाबाद या फिर सूरत। उतने में उसे मराठों की एक टुकड़ी, जिसमें सिर्फ 500 से 1000 मराठे थे और जिनके पास कोई खजाना नहीं था लेकिन उनके पास तलवारें थी, वो युद्ध करने के लिए तैयार थे, ऐसे मराठों की एक टुकड़ी मुगलों को इसी नदी पार करने वाले हिस्से की तरफ आते दिखी। उन्हें देखकर बहादुर खान सोच में पड़ गया कि इनके पास लूट का माल क्यों नहीं है और बाकी के मराठे कहाँ पर है। और तब उसे समझ में आ गया कि मराठों की ये नई चाल है और ये जो सामने मराठों की सेना दिख रही है ये सिर्फ उसका ध्यान भटकाने के लिए आई है। और उसका ये गेस बिल्कुल सही था। तो उसने उन मराठों को रोकने में और उनसे युद्ध करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, उन्हें उस रास्ते से जाने दिया और खुद जल्द से जल्द वो औरंगाबाद की तरफ निकल गया। लेकिन तब तक मराठों की एक टुकड़ी सच में औरंगाबाद की तरफ गई थी और इससे पहले कि बहादुर खान औरंगाबाद पहुंचता, मराठे औरंगजेब के उस प्यारे शहर को लूट कर भी वहां से निकल चुके थे, क्योंकि बहादुर खान पहले ही औरंगाबाद की भी आधी सेना अपने साथ लेकर आया था। तो औरंगाबाद को लूटने में भी मराठों को ज्यादा वक्त नहीं लगा। लेकिन फिर सोचने वाली बात ये थी कि छत्रपति संभाजी महाराज थे कहाँ? जो उस नदी के रास्ते से 500,000 मराठे गए थे वो उसमें थे या फिर वो औरंगाबाद में थे, वो थे कहाँ? और अगर यही नदी वाला रास्ता सबसे आसान था तो छत्रपति संभाजी महाराज ने वो खजाना रायगढ़ तक पहुंचाया कैसे? वो नदी क्रॉस की कैसे?
दरअसल छत्रपति संभाजी महाराज ने अपनी 5 टुकड़ियां बनाई थी। इनमें से एक टुकड़ी को सूरत की तरफ भेजा था, जहां उन्होंने गाजियापार में मुगलों पर हमला किया। उस हमले का मकसद लूटपाट बिल्कुल नहीं था, बस मुगलों का ध्यान भटकाना था, और मुगलों का ध्यान भटक भी गया था। दूसरी टुकड़ी 200-400 सैनिकों की थी, जिन्हें नीम गवान के उसी नदी के रास्ते अलग से भेजा था, जिसमें मराठों के वकील भी थे, जिन्हें अगर मुगलों ने पकड़ लिया होता तो वो मुगलों की दिशा भूल करने वाले थे। तीसरी टुकड़ी वो थी जो जानबूझकर उसी नदी वाले रास्ते से खाली हाथ गए थे। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि तलवार लेकर और बिना माल के वो मराठे आ रहे हैं, ऐसा मुगलों ने देखा था, वो वाली टुकड़ी, और जिन्हें देखकर बहादुर खान को शक भी हुआ था, और फिर वो बाद में औरंगाबाद की तरफ निकल गया था। और चौथी टुकड़ी वो थी जो औरंगाबाद गई थी, और 5वीं टुकड़ी में थे खुद छत्रपति संभाजी महाराज और सर सेनापति हंबीरराव मोहिते, जो अपने सारे खजाने के साथ चोपड़ा इस गांव के पास रुके हुए थे। अब ये जो चोपड़ा गांव है, इस नदी पार करने वाले हिस्से से 8 से 10 किलोमीटर दूर है। मतलब देखा जाए तो सूरत और औरंगाबाद भेजे गए मराठों को छोड़कर सारे मराठे बहादुर खान जहां पर रुका था वहां से बस 8 से 10 किलोमीटर दूर ही रुके थे, और इसकी कानो कान खबर बहादुर खान को नहीं मिली। और जैसे ही फिर बहादुर खान उस रास्ते से हट गया, वो औरंगाबाद की तरफ निकल गया, महाराज उसी रास्ते से नदी पार करके पहले सालहेर के किले पर पहुंचे, वहां थोड़ा खजाना रखा और बाकी का खजाना रायगढ़ लेकर गए। मुगलों के जो इतिहासकार थे भीमसेन सक्सेना, उन्होंने खुद ये लिख कर रखा है कि छत्रपति संभाजी महाराज के इन 2 शहर पर किए हमलों से औरंगजेब इतना बौखला गया था कि उसने तुरंत औरंगाबाद के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी की थी। बुरहानपुर शहर को लूटने के बाद यहाँ के किलेदार ने और व्यापारियों ने औरंगजेब को खत लिखकर इस लूट के बारे में बताया था, और उस समय का औरंगजेब के बेटे का भी एक खत मिला था, जिसमें उसने अपने बाप को औरंगाबाद और बुरहानपुर के शहर के लूट के बारे में बताया था। तो एक तो बुरहानपुर औरंगजेब का सबसे पसंदीदा शहर था, और लूटने वाले थे मराठों के वो छत्रपति जिनका राज्याभिषेक हुए 15 दिन भी नहीं हुए थे। जबकि औरंगजेब तो ये समझ रहा था कि अब पूरा दक्खन उसका है, और यहाँ तो दक्खन का प्रवेश द्वार ही मराठों ने लूट लिया था। तो इसीलिए औरंगजेब बौखला गया था, उसे बहुत तकलीफ हुई थी, और वो अपना दिल्ली का तख्त छोड़कर खुद मराठों का सामना करने के लिए दक्खन में पहुंच गया था। तो बुरहानपुर के लूट की ये असली कहानी थी। फिल्म में तो इस कहानी का जो 10% हिस्सा था वो भी नहीं दिखाया गया। ऑब्वियसली टाइम का एक रेस्ट्रिक्शन होता है, तो वो दिखाना पॉसिबल भी नहीं था, लेकिन असली में इस लूट को अंजाम देने के लिए बहुत सारी प्लानिंग की गई थी। और ये जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश आपको अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और वीडियो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अब आते हैं हम आज के समय में, क्योंकि एक सवाल ये भी है कि अगर मुगल अपना खजाना बुरहानपुर के किले में छिपाते थे, जहां पर छत्रपति संभाजी महाराज ने हमला किया था, और सारा खजाना वो लूट कर ले गए थे, तो फिर लोग आज के समय में इस किले के आसपास और बुरहानपुर के शहर के आसपास वाले इलाके में खुदाई क्यों करते हैं? होता ये था कि मुगल जो भी खजाना लूटते थे, जो भी उनका पैसा सिक्के होते थे, वो उनमें से कुछ हिस्सा बुरहानपुर शहर में लाने के पहले आसपास की जमीन में गाड़ देते थे, जिसकी जानकारी सिर्फ उस किले के किलेदार और लिमिटेड लोगों को ही होती थी, ताकि अगर किले पर हमला भी हो जाए, चोरी भी हो जाए, तो एटलीस्ट खजाने का वो हिस्सा जो जमीन में दबा है वो सेफ रहे। और रीजन ये भी था कि मुगलों के जो सैनिक थे वो मुगल शासक के प्रति ज्यादा वफादार नहीं थे। तो मुगल सेना जब युद्ध के खजाना लूट कर बुरहानपुर वापस आती थी, तो उनमें से कुछ मुगल सोल्जर चोरी छिपे बिना किसी को बताए कुछ सिक्के चुरा कर आसपास के जमीन में कहीं गाड़ देते थे। मतलब उनके लिए ये किसी सेफ लॉकर जैसा था, और उस लॉकर में कितने सिक्के हैं इसकी जानकारी सिर्फ उस अकेले सैनिक को ही होती थी, और फिर कुछ दिनों के बाद वो वापस जाकर उन सिक्कों को निकाल लेता था। लेकिन अगर इस दौरान वो सैनिक मारा जाता या उस जगह के बारे में भूल जाता, तो वो सिक्के हमेशा हमेशा के लिए उसी जगह पर दफन हो जाते। और पिछले कुछ दशकों में ऐसे कई सारे सिक्के मिलने के दावे यहाँ के लोगों ने किए भी है। और आज के समय में ये जो लोग बुरहानपुर के आसपास, असीरगढ़
किले के आसपास खजाना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिर्फ छावा फिल्म के बाद शुरू नहीं हुआ है। इसके पहले भी लोग बुरहानपुर के आसपास के कई सारे गांवों में असीरगढ़ किले में भी खुदाई करते रहते थे। बुरहानपुर के पास मौजूद जो असीरगढ़ किला है उसके पास से एक हाईवे जाता है। 4-5 महीने पहले इस हाईवे का काम चालू था। तो उस वक्त क्या हुआ था, रास्ता बनाने वाली जो कंपनी थी उसने वहां पर खुदाई की और उस खुदाई से निकली जो मिट्टी है उन्होंने वो मिट्टी एक सुनसान एरिया में डंप कर दी। तो जब ये मिट्टी डंप करने का काम शुरू था तो कई सारे मजदूरों को उस मिट्टी से धातुओं के सिक्के मिले थे। अब उसमें कोई सोने का सिक्का था या नहीं ऐसी तो कोई सॉलिड जानकारी नहीं मिली है। बस वहां पर मजदूरों को धातुओं के सिक्के, बहुत पुराने ऐसे सिक्के मिले थे ऐसा बताया गया था। और अगर किसी को सोने का सिक्का मिला भी हो तो कोई मतलब बताएगा क्यों। तो जैसे ही सिक्के मिलने की बात सामने आई, लोगों ने उस समय भी इस किले के आसपास खुदाई की थी। तब उस खुदाई में किसी को कुछ मिला था या नहीं ये बात तो सामने नहीं आई थी। लेकिन अब एक बार फिर से छावा फिल्म की वजह से ही लोगों को उस खजाने की याद आ चुकी है और फिर से लोग उस खजाने की कोशिश में लग चुके हैं। लेकिन अब पुलिस ने इन सारी चीजों पर कंट्रोल कर लिया है। इस किले के आसपास आप कोई खुदाई नहीं कर सकता। लेकिन एक बात तो सच है, और ये मेरा नहीं, कई सारे हिस्टोरियंस का कहना है कि इस इलाके में अगर सोने चांदी के सिक्के मिलते भी है तो ये कोई स्ट्रेंज बात नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, उस समय सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी शहर में होगा तो वो यही शहर था। मुगल यहाँ की जमीन में सिक्के गाड़ते थे और उस समय बुरहानपुर में मुगलों की टकसाल भी थी। अब जिनको पता नहीं है टकसाल क्या होता है, टकसाल ये ऐसी जगह होती है, ये ऐसा कारखाना होता है जहाँ पर करेंसी यानी सिक्के बनाए जाते हैं। तो ऐसे में आप ही बताइए कि यहाँ जमीन में सिक्के मिलने की बात सच हो सकती है या झूठ। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। आपके एक लाइक से ये जानकारी जो है, ये जो सच्चा इतिहास है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा और हमें भी अगले वीडियोस बनाने की इंस्पिरेशन मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं हूँ सुमित और मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।